हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय रोजगार में। और गाइस, हमारा जो सेशन रहेगा वो रहेगा मराठा वॉर्स के रिगार्डिंग। ओके, इससे पहले मैं आपका मैसूर युद्ध कवर करा चुका हूं। आपकी जो 4 बैटल थी, सॉरी एक सेकंड टाइम ले लेता हूं। ओके, मैंने आपके 4 युद्ध हुए थे किसके, मैसूर के, और मैसूर के चारों युद्ध मैंने आपके अच्छे से कवर कराए हैं। ओके, और अगर आपने नहीं देखा तो आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। और मैं आपको एक चीज और प्रेफर करूंगा कि आप ना प्रीवियस क्लास देख ही लीजिएगा, क्योंकि कि ये जो क्लासेस होती हैं डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं प्रीवियस क्लासेस से। ओके, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिए, तो आप इसे डायरेक्टली लिंक कर पाएंगे और आपकी चीजें, आपके जो चीजें हैं वो समझ में अच्छे से आ पाएंगी। ओके, तो चलिए बात करते हैं एंग्लो मराठा वॉर्स की। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो 3 मराठा वॉर हुई थी। कितनी, 3 मराठा वॉर हुई है। ओके, अब इसमें जो आपकी तीनों मराठा वॉर का अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ठीक कर लेता हूँ, थोड़ा ज्यादा सीन हो रहा है। ओके, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे किसकी, तीनों मराठा वॉर्स की, तो वो 1775 से लेकर के कब तक चली है, 1818 तक। ओके, तीनों मराठा वॉर्स का टाइम। ओके, लेकिन हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे फर्स्ट मराठा वॉर कवर करने वाले हैं। और अगर मैं फर्स्ट मराठा वॉर की आपको यहाँ पे बात करूंगा, तो फर्स्ट मराठा वॉर का जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 1775 टू 1782। ओके, ये टाइम पीरियड देखिए, टाइम पीरियड इतना नोट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक पता होना चाहिए ना कि क्या पर्टिकुलर टाइम पीरियड चल रहा था उस टाइम पे। अब अगर मैं मराठा वॉर्स की बात कर रहा हूँ, तो ये समझाने के लिए ना मुझे आपको थोड़ा सा मिडाइवल हिस्ट्री को समझाना पड़ेगा, और मिडाइवल हिस्ट्री को ही आप जब पढ़ेंगे नहीं, अगर आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो आप इससे रिलेट नहीं कर पाएंगे। 2 मिनट का समय लेकर के हम उसको ज्यादा नहीं, इसको समझ लेंगे। ओके, ठीक है। अब अगर मैं मराठा किंगडम्स की बात करता हूँ गाइस, तो मराठा किंगडम्स को स्टैब्लिश करने वाला कौन था, स्टैब्लिश करने वाले थे छत्रपति शिवाजी। ये आपके शिवाजी की, देखिए मैंने इतनी सुंदर सी पिक लगाई है, आई होप कि आपको पसंद आएगी। तो मराठा किंगडम्स को स्टैब्लिश करने वाले कौन थे, छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी की आप यहाँ पे पिक देख सकते हैं। इन्होंने मराठा किंगडम को 1764 में स्टैब्लिश किया था। ये अभी हम मिडाइवल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो गाइज मैं ना यहाँ पे सिर्फ आपको मिडाइवल हिस्ट्री का थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा ऊपर ऊपर से, ठीक है ना। मतलब कि आपको थोड़ी सी ऊपर ऊपर से चीजें बताने की कोशिश करूंगा। और इन मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में जो भी पार्ट रहेगा, लाइक अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि औरंगजेब, अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ आपके सामने कि औरंगजेब का डेथ हो गया, शिवाजी का डेथ हो गया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली उन लोगों को मार दे रहा हूँ, लेकिन उसका रीजन क्या था वो हम यहाँ पे मिडाइवल हिस्ट्री में ही समझेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दूंगा, ताकि ये क्लास आप उस चीज से रिलेट कर पाए, आपकी समझ में आए। ओके, आई होप कि आपको ये पॉइंट गेट हुआ होगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेंगे और चलते हैं फिर आगे। तो इन्होंने कब किया था, 1764 में इसको स्टैब्लिश किया था। अब शिवाजी महाराज के 2 बेटे थे, और दोनों बेटे क्या थे कि अलग अलग वाइफ थे। यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इनकी 2 वाइफ थी, किसकी, शिवाजी महाराज की, और अलग अलग वाइफ से इनको 2 बेटे हुए। ओके, एक का नाम था शांभजी, ये बड़ा बेटा था इनका, बड़ा बेटा। ओके, एक का नाम था राजा राम। अब राजा राम की वाइफ थी कौन, तालाबाई। ये बहुत ही ज्यादा माइंडेड लेडी थी गाइज, और इसका एक बेटा भी था किसका, राजा राम का, जिसका नाम था शिवाजी टू। ओके, इसका नाम क्या था, शिवाजी टू। इसको याद करके चलना, आगे काम आएगा। अब अगर मैं शांभजी की बात करता हूँ यहाँ पे, तो शांभजी बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदार और अनरिस्पॉन्सिबल पर्सन थे। और ये इनरिस्पॉन्सिबल, सॉरी अनरिस्पॉन्सिबल बता रहा, इररिस्पॉन्सिबल पर्सन थे, ठीक है ना। इनको कोई भी मतलब कि काम काज से कोई मतलब नहीं था, ठीक है, ज्यादा काम को देखते भी नहीं थे। तो शिवाजी महाराज को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, कौन, शांभजी शिवाजी महाराज को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। दैट्स वाई क्या करते थे इनको, किनको, शांभजी को एक पनहाला फोर्ट था, ये लगा लो यहाँ पे, ठीक है ना, एक पनहाला फोर्ट था, वहां पे इसको कैद करके रखते थे। किसको, शांभजी को। कैद करने का मीन ये है कि वहां पे जो इनके सैनिक वगैरह रहते होंगे उनको बोला होगा इसको बाहर बाहर जाने मत देना। बट यार गाइज, एक रीजन और था कि उस टाइम पे ना, उस टाइम पे औरंगजेब का शिवाजी के साथ में बहुत ही ज्यादा, क्या 36 का आंकड़ा रहता, मतलब कि एक दूसरे को मारने काटने पे तैयार रहते थे औरंगजेब और शिवाजी। और एक दूसरे पे अटैक भी नहीं करते थे, क्योंकि मौका देख के अटैक करने वाले लोग थे ये लोग, है ना। तो औरंगजेब के साथ में इनकी क्या थी, बनती नहीं थी बिल्कुल भी, किसकी, शिवाजी की। ओके, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट आप पकड़ करके चलेगा। अब कुछ समय बाद क्या हो जाती है गाइस, यहाँ पे शिवाजी की डेथ हो जाती है, हो गई डेथ। अब डेथ होने के बाद में जो गद्दी के दावेदार हैं वो 2 लोग बनते हैं, कौन, शांभजी और राजा राम। लेकिन अगर सिस्टम को फॉलो किया जाए पुराने टाइम के, तो सिस्टम ये बोलता है कि शांभजी को बनाया जाए, ठीक है ना। अब शाम जी यहाँ पे क्या है, शाम जी यहाँ पे गैर जिम्मेदार इंसान है,
तो इनको लोगों ने यहाँ पे प्रिफर्ड नहीं किया गद्दी के लिए, मतलब कि इनको यहाँ पे क्या है दावेदार नहीं समझा, और लोगों ने राजा राम को बोला कि एक काम करते हैं भाई, राजा राम हमारा क्या होना चाहिए, अगला हमारा छत्रपति होना चाहिए। ओके, बट ये बात किसको पता चलती है, ये बात यहाँ पे शाम्ब जी को पता चलती है, और शाम्ब जी इस चीज के लिए क्या करते हैं, विरोध करते हैं इस चीज का, और विरोध करने के बाद में लड़ाई करते हैं, और लड़ाई करने के बाद में क्या करते हैं, अपनी गद्दी पर बैठ जाते हैं, गद्दी हासिल कर लेते हैं। भाई डिजर्व भी यही करते थे। अभी मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा कि डिजर्व कैसे करते थे, क्या सिस्टम था पुराना, राइट। अभी के लिए आप ये समझ के चलो कि शाम्ब जी ने लड़ भीड़ करके अपनी लड़ाई करके अपनी गद्दी ले ली। ओके, अब जो राजा राम है उसकी वाइफ को ना तलाबाई, उसका एक बेटा है शिवाजी टू, ये भी याद करके चलिएगा। आगे चलते हैं। अब गद्दी पर बैठ गए शाम जी, और शाम जी अब यहाँ पे रूल कर रहे हैं। ओके जी। अब औरंगजेब जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मौका पाकर यहाँ पे क्या कर देंगे, अब यहाँ पे अटैक करेंगे, क्योंकि कि देखिए औरंगजेब ने इनके ऊपर जब तक अटैक नहीं किया था जब तक शिवाजी जिंदा थे, ठीक है ना। शिवाजी बहुत ही ज्यादा अपने आप में क्या काबिल वॉरियर थे, आप ऐसे कह सकते हैं, राइट। अब होता क्या है कि जब यहाँ पे शिवाजी की डेथ हो जाती है तो औरंगजेब को यहाँ पे क्या मिलता है, औरंगजेब को एक चांस मिलता है, ठीक है ना, चांस मिलता है बेसिकली। और चांस मिलते ही वो क्या करता है, अटैक कर देता है किसके ऊपर, छत्रपति किंगडम के ऊपर। अब वहां पे कौन बैठा है गद्दी पे, गद्दी पे बैठे शाम्ब जी। अब जब वहां पे जाकर के कौन औरंगजेब अटैक करता है तो शाम्ब जी की डेथ हो जाती है इस वॉर में। किसकी, भाई शाम्ब जी को मार दिया जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, और इसी बीच कहीं ना कहीं जो राजा राम है उसकी भी डेथ हो जाती है, ठीक है। सदमा मान लो, कुछ भी मान लो, वो मैं आपको मिडाबल हिस्ट्री में बता दूंगा, राइट। लेकिन अभी के लिए मान के चलो कि इन दोनों की डेथ हो गई, शाम जी की भी डेथ हो गई और राजा राम की भी डेथ हो गई है। ओके, अब जब ये औरंगजेब यहाँ पे हमला करता है और किसको, शाम जी को मार देता है, और मारने के बाद में शाम जी के बड़े बेटे, शाम जी के बड़े बेटे साहू को उठा करके ले जाता है, ठीक है। इसको किडनैप कर लेता है कौन, औरंगजेब। अब गाइस जब राजा राम भी नहीं रहे और शाम जी की भी डेथ हो गई तो तालाबाई, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो तालाबाई थी, तालाबाई काफी ज्यादा माइंडेड लेडी थी, तो इसने देखा कि किंगडम अभी खाली है, तो इसने क्या काम किया, किंगडम को एक्वायर किया और उसको मतलब कि उसको टेक ओवर कर लिया, राइट। और अब यहाँ पे क्या कर रही है, ये रूल कर रही है कौन, तालाबाई, तालाबाई रूल कर रही है। अब इस बीच में क्या होता है गाइस कि औरंगजेब की भी डेथ हो जाती है, किसी कारण से डेथ हो जाती है, ठीक है। और डेथ होने के बाद में औरंगजेब ने ये कहीं ना कहीं कहानी रची होगी, मतलब कि अपने माइंड में माइंड मैप बनाया होगा कि आगे चल करके हम इसका यूज करेंगे किसका, साहू का। बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाई, इस बीच में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। और अब आगे चल करके जो यहाँ पर औरंगजेब के बाद में डेथ, औरंगजेब की डेथ के बाद में जो आदमी रूल कर रहे होंगे उन्होंने ये चीज चली, फिर आगे इसको कंटिन्यू किया। अब देखिए यहाँ पे तालाबाई किंगडम पे रूल कर रही है, और तालाबाई किसकी वाइफ है, राजा राम की। लेकिन साहू किसका लड़का है, साहू किसका लड़का है आपका, शाम्ब जी का। अभी रूल मैं आपको आगे बताऊंगा तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, इसको अभी यहाँ पे पकड़ करके चलिएगा। तो शाम्ब जी का जो बड़ा बेटा था कौन, साहू, ठीक है। साहू को इन्होंने रिलीज कर दिया, किन्होंने, यहाँ पे मुगलों ने। रिलीज करने के बाद में छोड़ दिया। अब साहू आता है और आने के बाद में लड़ाई भिड़ाई करता है, ठीक है। और लड़ाई भिड़ाई करने के बाद में क्या कर लेता है, वो पद छीन लेता है किससे, तालाबाई से, और खुद ही अब यहाँ पे रूल करेगा। ओके, अब साहू काफी दिमागदार बंदा था, काफी ज्यादा दिमाग से काम लेता था। इसने आने के बाद में प्रॉपर सिस्टम बनाया अपने किसके, किंगडम के लिए। और इस सिस्टम में इस बार इसने नई नई चीजें ऐड की। ओके, जैसे कि इसने पेशवा पद था वो इसमें ऐड किया, ठीक है। पेशवा मान लो कि आज का पीएम, आज की देखिए अगर हम सारी शक्तियों की बात करें, वो हमारी पीएम में निहित होती है, ठीक है। अगर पीएम नहीं रहेगा तो हमारी क्या, लोकसभा भंग हो जाती है, और लोकसभा भंग हो गई तो समझो कि हमारे पास में कुछ भी नहीं रहता है, देश को चलाने में खतरा हो जाता है, ठीक है। राज्यसभा तभी भी रहती है, लेकिन चलो पॉलिटी वाला पार्ट है, इसको हम पॉलिटी के लिए रहने देते हैं। तो आज का पीएम मान के चलो किसको, पेशवा को। पेशवा काफी ज्यादा हाई पावर वाली पद था इसमें, जो किसने बनाया था, आपका साहू ने बनाया था। साहू किसका लड़का था, आपका शाम्ब जी का, राइट। अब आगे चल करके क्या होता है कि जो बालाजी विश्वनाथ थे, ये पहले पेशवा बनते हैं, ये पहले पेशवा बनते हैं छत्रपति किंगडम में। ओके, और इनको अपॉइंट किया गया किसको, बालाजी विश्वनाथ को। पहले पेशवा कौन बने, बालाजी विश्वनाथ, ये याद रखना आप। ओके गाइस, अब यहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे पेशवा का कंट्रोल बढ़ने लगता है और छत्रपति की
पोस्ट जो है वो नॉमिनल रह जाती है, नाम मात्र के लिए रह जाती है, और आगे चल करके पूरा का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में जाता है, ये पेशवा के हाथों में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये उसी तरीके से रूल फॉलो हो रहा है जैसे कि किसके, हैदर अली के टाइम पे। हैदर अली के अगर मैं टाइम पे की पीरियड की बात करूं तो उस टाइम पे क्या हिंदू वॉडियार डायनेस्टी चलती थी ना, हिंदू वॉडियार डायनेस्टी चलती थी, और किसने, हैदर अली ने धीरे धीरे वो सारी जगह अपने कब्जे में ले ली थी, खुद वहां पे रूल करने लग गया था। सेम चीज यहाँ पे भी फॉलो हो रही है। पेशवा आए और पेशवा ने क्या किया, धीरे धीरे अपने पैर जमाए, और फिर अब वहां पे पेशवा, कौन, पेशवा रूल कर रहे हैं। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब गाइस यहाँ से पेशवा की क्या शुरू होती है, पेशवा की कहानी शुरू हो जाती है, और हम धीरे धीरे यहाँ से आपके मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। ओके, अगर मैं पेशवा का आपको फैमिली माइंड मैप थोड़ा सा बताऊं तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी आगे समझने में। ठीक है, माइंड मैप ये कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि बालाजी विश्वनाथ ये आपके कौन थे, आपके पहले पेशवा थे। ओके, अब कहानी क्या चलेगी देखिए यहाँ पे समझिएगा, इस साइड में, इस साइड में मैं आपको समझाता हूँ। सपोज दैट कि मैं ए को ले लेता हूँ, और ए ये पहले पेशवा बनते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पेशवा आपके हो गए, ये पेशवा हो गए आपके फर्स्ट वाले। ओके, अब इनके दो बेटे हैं, कोई बी है और सी है। बड़ा बेटा कौन है, बी है, और छोटा बेटा सी है। अब बड़े बेटे के भी चार पांच बेटे हो गए, ए बी सी डी, ठीक है ना। तो इसके अब क्या होता है कि अगर यहाँ पे एक ही डेथ हो जाती है तो बी यहाँ पे किंगडम संभालेगा, और सी को भी यहाँ पे किंगडम संभालने की जो अनुमति वो नहीं मिलेगी। ठीक है ना, बड़े बेटे का यहाँ पे हक बनता है, और बड़े बेटे के जो बेटे हैं उसके बाद में वो संभालेंगे। ठीक है ना, बड़े बेटे के जो बेटे हैं उसको वो संभालेगा। अगर बड़े बेटे के भी बेटे होते तो फिर वो संभालते, इनका नंबर नहीं आएगा। और अगर इनके कोई बेटे नहीं है तो इसके बाद में ए का, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का, और अगर ये खत्म हो जाता है फिर तब जाके सी का नंबर आता है। यहाँ पे समझ लो, इन सबके चाचा का नंबर आता है। आई होप कि आपको ये पॉइंट थोड़ा समझ में आया। कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ पे दोबारा समझते हैं, मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ क्या थे, आपके फर्स्ट पेशवा थे। ओके, अब इनके दो बेटे थे, किसके, बालाजी विश्वनाथ के, कौन से, बाजीराव फर्स्ट और चिन्वाजी अप्पा। चिन्वाजी अप्पा को हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इनका कुछ खास योगदान यहाँ पे नहीं रहा है, हमें सिर्फ बाजीराव को पढ़ना है। ठीक है, बाजीराव फर्स्ट। अब बाजीराव फर्स्ट की भी अगर मैं बात करूं, इनके भी कितने बेटे थे, इनके भी गाइस तीन बेटे थे, किसके, बालाजी, सॉरी, बाजीराव फर्स्ट के कितने बेटे थे, तीन बेटे थे। ओके, पहला की अगर मैं बात करूं, बालाजी बाजीराव, रघुनाथ राव और कृष्ण राव। ठीक है, तीन बेटे थे, किसके, बाजीराव फर्स्ट के। और बाजीराव फर्स्ट को नहीं, ये आपके सेकंड पेशवा है। ओके, क्योंकि बड़े बेटे कौन थे, बाजीराव, बाजीराव फर्स्ट। विश्वनाथ जो आपके पहले पेशवा थे, फर्स्ट पेशवा कौन थे, बालाजी विश्वनाथ। सेकंड पेशवा कौन हुए, बाजीराव फर्स्ट। और अब थर्ड पेशवा कौन बनेंगे यहाँ पे, क्योंकि इनके बड़े बेटे का नाम क्या है, बाजीराव फर्स्ट के, बालाजी बाजीराव। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव के थर्ड पेशवा होंगे। ठीक है ना, थर्ड पेशवा होंगे, ऐसा मान करके चलो। ओके, अब किसके, बालाजी बाजीराव के भी तीन बेटे थे, इनका क्या क्या नाम था, विश्वास राव, माधव राव और नारायण राव। ओके, किसके, बालाजी बाजीराव के भी तीन बेटे थे, विश्वास राव, माधव राव, नारायण राव। ओके, और यहाँ पे रघुनाथ राव का एक बेटा था, बाजीराव सेकंड। ठीक है, ओके देन। अब यहाँ पे अगर मैं नारायण राव की बात करूं, जो लास्ट आखिरी बेटा था किसका, बालाजी बाजीराव का, इसका भी एक बेटा था, माधव राव सेकंड। ठीक है, यहां तक कहानी आपको समझ के चलनी है, और ये इनका फैमिली माइंड मैप है। आपको मैं दोबारा बता देता हूं, बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा थे, इनके दो बेटे थे, बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव और चिन्वाजी अप्पा। चिन्वाजी अप्पा हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब बाजीराव फर्स्ट आपके सेकंड पेशवा बने। ठीक है, क्योंकि के बालाजी विश्वनाथ के फर्स्ट बेटे थे। ठीक है ना, बड़े बेटे थे। अब जो बाजीराव फर्स्ट है, इसके भी तीन बेटे थे, बालाजी बाजीराव, रघुनाथ राव, कृष्ण राव। ठीक है ना, और जो बालाजी बाजीराव अभी यहाँ पे थर्ड पेशवा बनेंगे, और बालाजी बाजीराव के भी तीन बेटे हैं, विश्वास राव, माधव राव और नारायण राव। ठीक है ना, और नारायण राव जो आखिरी बेटा है किसका, बालाजी बाजीराव का, इसका भी एक बेटा है, माधव राव। ओके, चीजें मैंने आपको बता दी कैसे कैसे चलेंगी। जो बड़ा बेटा है वही रूल करता है, फिर उसके बच्चे रूल करते हैं, चाचा वाचा का नंबर इन सबके बाद में आता है। ओके, चलिए, आई होप कि आपको ये पॉइंट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। तो गाइज अब यहाँ पे आपकी क्या, मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आपकी मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट शुरू हो जाता है, और अगर मैं बात करूं, यहीं से आपकी एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट होती है।
जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि 3 मराठा वॉर्स हुई थी और तीनों मराठा वॉर्स का जो टाइम पीरियड है वो 1775 से लेकर के 1818 है। ओके, और अगर मैं बात करता हूँ पहली मराठा वॉर की, तो पहली मराठा वॉर आपकी 1775 से लेकर के 1782 यानी कि 1775 टू 1785 चली है। पहली मराठा वॉर का रीजन जानते हैं हम यहाँ पे, किसका? पहली मराठा वॉर का रीजन क्या था गाइज? अगर मैं प्रीवियस क्लासेस की बात करूं तो मैंने आपको बताया था जब किसका हैदर अली का टाइम चल रहा था तो 1761 में किसको मराठा के साथ में एक वॉर हुई थी, किसके साथ में? अफगानिस्तान के अहमद शाह दुर्रानी के साथ में, ठीक है ना, अहमद शाह दुर्रानी, ठीक है। ये कहां का था? ये अफगानिस्तान का था। कि यहाँ पे किसकी लड़ाई होती है? ये आपकी होती है गाइस बाजीराव, बालाजी बाजीराव थर्ड पेशवा की, ठीक है ना। जो बालाजी बाजीराव थे, जो थर्ड पेशवा थे, जो किसके? आपके बाजीराव फर्स्ट के बड़े बेटे थे। ओके, इसके साथ में 1761 में गाइस एक युद्ध होता है जिसको हम पानीपत के तीसरे युद्ध के नाम से जानते हैं। ओके, और यहाँ पर बहुत ही बुरी हार का सामना करना पड़ता है किसको? मराठास को। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही बुरी हार का सामना करना पड़ता है किसको? मराठास को। और जिसके बाद में ये बहुत ही बुरी कंडीशन में आ जाते हैं। और अगर मैं यहाँ पे हैदर अली की बात करूं, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, तो हैदर अली इनको कुछ पैसे वैसे देता है और इनको उस टाइम पे जो हैदर अली के साथ में वॉर होने वाली होती है, जो निजाम को साथ में लेकर के वो चलते हैं, क्योंकि वो क्या करते थे ब्रिटिशर्स अपने साथ में निजाम और मराठा को लेते थे, लेकिन यहाँ पे मराठों को नीड थी पैसों की, क्योंकि ये वाली वॉर वो हार चुके थे। वो कौन सी वॉर थी गाइज? वो थी आपकी पानीपत का तीसरा युद्ध, जो अफगानिस्तान के अहमद शाह दुरानी के साथ में लड़ा गया था। ओके, 1761 में। ओके, तो यहाँ पे क्या किया था हैदर अली ने? इनको पैसे देकर के हटा दिया था। ओके, वो यही वाली वॉर है। तो मैं यहां से आपको लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, चलिए, जिसको ये हार जाते हैं और जो बालाजी बाजीराव होता है उनका बड़ा लड़का इस वॉर में मारा जाता है। किसमें? पानीपत के तीसरे युद्ध में बालाजी बाजीराव का बड़ा लड़का विश्वास राव मारा जाता है। ओके, अब अगर विश्वास राव की डेथ हो जाती है तो अब यहां पे जो गद्दी पर बैठने का हकदार है वो किसको मिलेगा? ठीक है भाई, जब बालाजी बाजीराव की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो अब इसके बाद में किसको मिलेगा यहां पे अधिकार? अधिकार किसको मिलेगा मुझे ये बताइए, क्योंकि बालाजी बाजीराव के भी यहाँ पे कितने लड़के हैं? 3 लड़के हैं, ठीक है ना। अब बड़े बेटे की डेथ हो गई, किसकी? विश्वास राव की। विश्वास राव के बाद में कौन बचता है? आपका माधव राव फर्स्ट। ओके, जो बालाजी बाजीराव के सेकंड बेटे थे। ओके, तो बालाजी बाजीराव के सेकंड बेटे माधव राव को सेकंड पेशवा बना दिया जाता है। ओके, यहाँ पे किसका? रघुनाथ राव की अभी कोई बात नहीं चल रही है। रघुनाथ राव किसका? बालाजी बाजीराव का भाई है। ओके, और आपके किसका? माधव राव का चाचा है। लेकिन यहाँ पे अभी माधव राव की बात, उसकी रघुनाथ राव की बात ही नहीं चल रही। अभी इन्होंने माधव राव को क्या बना दिया है? पेशवा बना दिया है। और माधव राव पेशवा बनने के बाद में काफी टेरिटरीज को एक्वायर करता है, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सपेंड करने की कोशिश करता है और आगे बढ़ता चला जाता है। कौन? माधव राव फर्स्ट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। ओके गाइज, अब होता क्या है कि जब भी कोई यहाँ पे एक्सपेंड करेगा, कौन? इंडियन राजा, तो टेंशन किसको होती है? ब्रिटिशर्स को होती है। वो मैंने आपको पहले भी बताया है। और उनकी शक्ल थोड़ी सी बिगड़ जाती है, गुस्से में आ जाते हो कि हमारे अलावा ये लोग कैसे यहाँ पे एक्वायर कर सकते हैं टेरिटरीज को। बट गाइस, इससे पहले कि ब्रिटिश कुछ करते, यहाँ पे क्या हो जाती है? किसकी? माधव राव फर्स्ट की डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, किसी कारणवश। ओके, अब जब किसकी? माधव राव की डेथ हो जाएगी। जब माधव राव की डेथ हो जाएगी तो अब कौन बचता है? देखिए, पहला विश्वास राव किसमें? 1761 के युद्ध में मारा गया, पानीपत वाले में पहला गया। किसका? बालाजी बाजीराव का पहला बेटा गया। दूसरा बेटा कौन था आपका? माधव राव, ये भी गया आपका। तीसरा बेटा कौन बचा आपका? नारायण राव। अब इसको यहाँ पे क्या गद्दी पर बिठाने की बात होती है? इसको अगला पेशवा बना दिया जाता है। किसको? नारायण राव को। अब यार ये बात जो है कहीं ना कहीं किसके? ना, नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने अंदर में लिए बैठा था कि मेरे को भी क्या बनना है? पेशवा बनना है। ओके, अब गाइस उसकी डेथ होने के बाद में किसकी? माधव राव की डेथ होने के बाद में नारायण राव को बना दिया। अब यहाँ पे सबर का बांध टूटा, किसका? यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव की। गाइस, इसने देखा कि ब्रिटिशर्स
ऐसे हैं जो बहुत ही अभी पावर में हैं, और अगर मैं इनकी हेल्प लेता हूं तो मैं कहीं ना कहीं ये जंग जीत सकता हूं और मैं यहाँ का पेशवा बन सकता हूं। ऐसा नहीं है कि गाइस ये जो चाचा है इसको यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। ये चाचा है तो चाचा के मुताबिक मतलब कि एज ए फैमिली मेंबर इसको बहुत कुछ यहाँ पे मिल रहा था। किसको? रघुनाथ राव को। ओके। लेकिन ये इसको इतने में अभी सब्र नहीं मिलेगा रघुनाथ राव को। रघुनाथ राव को इतने में सब्र नहीं आया, इसको पेशवा बनना था। तो इस वजह से ये जाकर के ब्रिटिशों की हेल्प मांगता है, और ब्रिटिशर्स इस चीज की चांस में बैठे थे, वो इस चीज की फिराक में बैठे हुए थे कि कोई हमें इसका बैटल करने का, लड़ाई करने का चांस मिले। ओके, वो चांस इसको किसने दिया? रघुनाथ राव ने दिया। अब रघुनाथ राव से इन्होंने बोला कि ठीक है हम बैटल लड़ेंगे और आपकी यहाँ पे मदद भी करेंगे, बट इससे पहले आपको हमारे साथ में एक ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी। ओके, और ट्रीटी में रघुनाथ राव को देखो काफी टेरिटरी मिलती थी उस टाइम पे भी रूल करने के लिए। यहाँ पे किसने, ब्रिटिशों ने अपना फायदा देखा दो जगह में, और एक ट्रीटी साइन करने की बात की। ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ सूरत। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, देखिए मैंने 3 स्टार भी लगाए हैं, इसको नोट करके चलेगा कि ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 में रघुनाथ राव और ब्रिटिशर्स के बीच में साइन हुई थी, जिसमें ब्रिटिशों ने रघुनाथ राव से उसकी 2 टेरिटरी इंपॉर्टेंट जो थी वो मांगी थी, सैलसिट और आपका बेसिन। सैलसिट और बेसिन दोनों मांगी थी। किसने? ब्रिटिशों ने मांगी थी ये। ओके गाइस, ये आपकी किसने मांगी थी? ब्रिटिशों ने मांगी थी। और इसके बदले में ब्रिटिश ने बोला कि हम आपको अपने 2500 सैनिक देंगे, 2500 सोल्जर्स देंगे जो आपका सपोर्ट करेंगे इस वॉर में, और जो वहां पे बैठा हुआ है नारायण राव उसको मार वार देंगे, फिर आप अपना वहां पे क्या रूल करने लग जाना। रघुनाथ राव को रूल की बात सुनते ही कि हाँ मैं भी अगला पेशवा बनूंगा, वो खुश हो जाता था। उसने हंसी हंसी में ये चीटी साइन कर दी। कौन सी? आपकी ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 में साइन कर दी। ट्रीटी ऑफ सूरत यहाँ पे साइन हो जाती है किस किस के बीच में? रघुनाथ राव और आपके ब्रिटिशों के बीच में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अभी पकड़ करके चलना। अब आगे क्या होता है गाइज? अब ब्रिटिशों ने रघुनाथ राव के साथ मिलकर के नारायण राव के ऊपर अटैक किया और उसको मार दिया। किसको? नारायण राव को। अब यहाँ पे बालाजी बाजीराव के तीनों बेटे मार दिए गए हैं। ओके गाइज, बालाजी बाजीराव के तीनों बेटे यहाँ पे मार दिए गए हैं। ओके, नारायण राव को भी यहाँ पे मार दिया गया। अब नारायण राव का भी एक छोटा बेटा है, किसका? सॉरी, माधव राव सेकंड। ये बात याद रखना भी आप। ओके, तो इसको भी मार दिया गया है। अरे ऊपर ये रात का माधव राव सेकंड, ये किसका? नारायण राव का बेटा है। इसकी भी हम आगे बात करेंगे अगर इसका जरूरत हुई तो। अब यहाँ पे नारायण राव को भी मार दिया। नारायण राव को जैसे ही ये लोग मारते हैं तो ब्रिटिशों के माइंड में ख्याल आता है कि अब यहाँ पे रूल करने के लिए तो कोई है नहीं, पूरा मराठा हम ले सकते हैं, मराठा किंगडम हम यहाँ पे एक्वायर कर सकते हैं आराम से, क्योंकि ब्रिटिश के पास में क्या थी? ब्रिटिशों के पास में मोर एंड मोर पावर्स थी गाइस। ओके, ब्रिटिश के पास में पावर थी, वो कुछ भी कर सकते थे। अब यहाँ पे ब्रिटिशों का माइंड मतलब कि चकमा खा गया, और उन्होंने किसको? रघुनाथ राव को यहाँ पे धोखा दिया, चीट कर गए रघुनाथ राव के साथ में, और उसको बोला कि जो टीटी हमने साइन करती वो हम नहीं मानते, और अब आपको हमारे साथ में नई टीटी साइन करनी पड़ेगी। ठीक है, हम इस टीटी को नहीं मानते। रघुनाथ राव यार टेंशन में आ गई कि यार ये क्या हुआ, ये तो यार धोखा मिल गया मुझे। अब ब्रिटिशर्स धोखे के लिए काफी ज्यादा क्या फेमस है, वो तो धोखा दे के ही आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये बात रघुनाथ राव को थोड़ी पता थी, उसको तो सिर्फ पेशवा बना था। पेशवा उसको ऐसा बनाया कि बहुत बढ़िया तरीके से। अब जो नारायण राव के इंपॉर्टेंट बंदे थे, उनकी जो आर्मी को पूरा कंट्रोल करते थे, वो थे आपके नाना फडनाविस। ये बात पकड़ करके चलना। नाना फडनाविस एक गजब के वॉरियर थे, और वही किसकी? नारायण राव की आर्मी को रूल करते थे, मतलब कि उसको यहाँ पे नारायण राव की आर्मी को यही यहाँ पे क्या करते थे? उसको एग्जीक्यूट करते थे। ठीक है ना, वही संभालते थे पूरी आर्मी को। कौन? नाना फडनाविस। अब रघुनाथ राव को क्या किया गया इस लड़ाई के बाद में, जब नारायण राव को मार दिया गया, एक ट्रीटी साइन की गई किसके साथ में? नाना फडनाविस के। गाइस जो पोरेंदर, ये किसके? नाना फडनाविस और ब्रिटिशों के बीच में साइन हुई है। याद रखना इस ट्रीटी को, ट्रीटी ऑफ पोरेंदर किस किस के बीच में? नाना फडनाविस और ब्रिटिशों के बीच में साइन हो गया है। नाना प्लस ब्रिटिश, ना कि यहाँ पे किसके? रघुनाथ राव के बीच में। और इस ट्रीटी के में ये बोला गया कि रघुनाथ राव को ना सालाना पेंशन देंगे, और अब यहाँ पे भाई तू निकल जा, तुमको सालाना पेंशन देते रहेंगे, जो भी हमने बांध दी है तुम्हारी वो आपको मिलती रहे, अभी आप यहाँ से निकल लो। ओके, और इस लड़ाई के बाद में जब इन्होंने किसको मारा?
नारायण राव को मारा और ट्रीटी साइन कर ली, ट्रीटी ऑफ पोरेंदर। इसमें ब्रिटिशों ने बोला कि आप हमें बस सेल्सियस वाली जगह दे दो, आप हमें बस सेल्सियस वाली जगह दे दो, बाकी क्या आप रख लो। ये किसको बोला? ये नाना को बोला इन्होंने, नाना फडणवीस को। आगे चलते हैं। अब जो ट्रीटी ऑफ सूरत साइन हुई थी 1775 में, इसमें किसके? ब्रिटिशों के हाथ में दो रीजन आए थे, कौन कौन से? बेसिन और सैलसिट। ओके, और अब जो ट्रीटी ऑफ पोरिंदर साइन हुई है, इसमें गाइस ओनली ऑन आपका सैलसिट आया, किसके हाथ में? ब्रिटिशों के हाथ में। इस चीज को समझ करके चलना। ओके, और यहाँ पे उस टाइम पे जो ब्रिटिशों की साइड से रूल कर रहा था बंदा, वो कौन कर रहा था? वो था वारेन हेस्टिंग। जो गवर्नर जनरल था वो कौन था यहाँ पे? वारेन हेस्टिंग था। ये भी आप समझ करके चलना। अब जो नाना फडणवीस थे, ये काफी ज्यादा योग्य शासक, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही ग्रेट के वॉरियर थे ये भी। कौन? नाना फडणवीस। इनको जो यूरोपियंस थे वो किसी और नाम से बुला, मतलब कि एक और नाम से बुला देना था, वो था आपका मराठा मेशावली। ओके, मराठा मेशावली के नाम से क्यों बुलाते थे इनको? नाना फडणवीस को यूरोपियंस मराठा मेशियावली के नाम से बुलाते थे। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि नाना फडणवीस को और किस नाम से बुलाते थे? कौन? यूरोपियंस। तो आप बताओगे मराठा मेशियावली। ठीक है, ये आप याद करके चलो। यहां ब्रिटिशों, देखिए यहाँ पे एक चीज समझ करके चलिएगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ पे तीन जो मुख्य टेरिटरी, जो मुख्य प्रेसिडेंसीज हैं, उसको अभी क्या कर रहे हैं? रूल कर रहे थे। सबसे पहली बात तो जो कोलकाता आपकी काउंसिल थी उसको रूल करते थे कौन? ब्रिटिशर्स, राइट। और जो आपकी सेकंड थी मद्रास प्रेसिडेंसी, वो रूल करते थे। थर्ड वाली भी आपके रूल करते थे कौन? वो भी अभी यहाँ पे कौन? ब्रिटिशर्स आपके रूल करते थे। और जो आपके वारेन हेस्टिंग थे वो कौन थे? वो आपकी कैलकाटा प्रेसिडेंसी को रूल करते थे। ओके, वारेन हेस्टिंग की जो मैंने अभी बात बताई है, वो आपकी जो मेन जगह थी वो कौन सी थी? आपकी कैलकाटा रीजन था। कैलकाटा रीजन को कौन यहाँ पे रूल करता था? वो थे आपके वारेन हेस्टिंग। ओके, तो मैंने आपको तीन रीजन बताए हैं, कैलकाटा रीजन, मद्रास रीजन और आपका बॉम्बे रीजन। ओके, ये तीनों प्रेसिडेंसी कौन अभी रूल कर रहा है? वो आपके ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं। ओके, अब गाइस क्या होता है? ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद में रघुनाथ राव को सालाना पेंशन के बाद में भगा दिया जाता है, लेकिन आगे चल करके किसको? रघुनाथ राव को बॉम्बे प्रेसिडेंसी यहाँ पे शेल्टर दे देती है, मतलब कि शरण दे देती है कौन? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। गाइस यहाँ पे देखिएगा, जब कैलकाटा प्रेसिडेंसी ने किसको? रघुनाथ राव को सालाना पेंशन देकर भगा दिया, और यहाँ पे कौन? बॉम्बे प्रेसिडेंसी इसको क्या दे रही है? शेल्टर दे रही है। तो गाइस यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि ब्रिटिशों के बीच भी आपस में कहीं ना कहीं मतभेद चल रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है ब्रिटिशों के बीच भी, कुछ ना कुछ क्या चल रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। ओके, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो रघुनाथ राव को इन्होंने यहाँ पे पैसे पेंशन देकर के भगाया है, तो ये भी इसको भगाते कि भाई यहाँ से निकल जा, लेकिन ये इसको शरण देते हैं कौन? बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाले। ठीक है, अब इतनी बात आपको पकड़ करके चलनी है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने रघुनाथ राव को शरण दे रखी है। ओके, अब दूसरी ओर क्या होता है कि जो नाना फडणवीस होते हैं वो फ्रेंच के साथ में अपना बॉन्ड अच्छा बना करके चल रहे हैं। ओके, और फ्रेंच के साथ में यहाँ पे एक ट्रीटी साइन हो रखी है किसकी? ब्रिटिशों की, कि वो ना तो यहाँ पे अपने क्या किले विले बनाएंगे और ना ही यहाँ पे क्या अपनी आर्मी रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रेंच छुप करके अपना यहाँ पे काम कर रहे थे। अब नाना फडणवीस क्या करते हैं? अपना वेस्ट कोस्ट वाला रीजन किसको दे देते हैं? फ्रेंच को दे देते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ट्रीटी जो साइन होती है किस किस के बीच में? नाना फडणवीस और ब्रिटिशों के बीच में। कौन सी? ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो नाना फडणवीस कहीं ना कहीं उस ट्रीटी को ब्रेक कर रहे होते हैं, क्योंकि उस ट्रीटी में ये भी बोला गया होता है कि आप ना ऐसा कुछ हरकत नहीं करोगे जिससे कि हमें नुकसान हो। ओके, अब यहाँ पे नाना फडणवीस ने क्या किया? फ्रेंच को ये दे दिया अपना वेस्ट कोस्ट वाला रीजन। अब गाइस क्या होता है कि जब भी फ्रेंच का नाम आता है तो ब्रिटिशर्स बहुत गुस्से में आ जाते हैं। भाई फ्रेंच के बहुत ही पुराने दुश्मन है कौन? ब्रिटिशर्स। और जब भी ऐसा कुछ होगा कि फ्रेंच को कोई सपोर्ट करता दिखेगा तो आपके ब्रिटिशर्स सनक जाएंगे। ओके, इस बात से ब्रिटिशर्स काफी गुस्सा हो जाते हैं, और कौन से? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से ये लोग क्या करते हैं? नाना के ऊपर अटैक करने के लिए आर्मी भेजते हैं, पूना की ओर कूच करने के लिए। उस टाइम पे पूना में थे कौन? आपके नाना फडणवीस। ठीक है, तो नाना फडणवीस के ऊपर
कूच करने के लिए अपनी आर्मी भेज देते हैं लड़ाई करने के लिए। बट गाइस रास्ते में ही उनकी एक बैटल हो जाती है, रास्ते में ही उनको एक बैटल लड़नी पड़ती है, बैटल ऑफ वोंडीगांव। ओके, बैटल ऑफ वोंडीगांव इनको लड़नी पड़ती है ब्रिटिशों को। और कहीं ना कहीं वहां पे जो रास्ते में बैटल होती है वहां पे मराठा की साइड से, अब मराठा की साइड से कौन वहां पे फेस कर रहा था, वो थे वहां पे महाजी शिंदे। ठीक है ना। अब जो रास्ते में बैटल हुई है, बैटल ऑफ वोंडीगांव, उस बैटल को किसने यहाँ पे लड़ा, मराठा की साइड से महाजी शिंदे ने। इनको सिंधिया भी बोला जाता था, ठीक है ना, सिंधिया। ठीक है। तो जो बैटल ऑफ वोंडीगांव लड़ी गई थी वो किसके, ब्रिटिशर्स वर्सेस महाजी शिंदे के साथ में लड़ी गई थी। और गाइस इस बैटल को जीता था किसने, इस बैटल को महाजी शिंदे ने जीता था। ब्रिटिशर्स को बहुत बुरी गंदी हार का सामना करना पड़ा था, बहुत ही बेइज्जती वाली हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि के इस बैटल को हारने के बाद में महाजी शिंदे ने एक बात बोली कि जो भी जो टेरिटरी आपने हमारी एक्वायर कर रखी है वो सारी सारी हमें वापस करो। ओके, और एक नई ट्रीटी अब यहाँ पे साइन होगी, ट्रीटी ऑफ वोंडीगांव 1779। किसके बीच में होगी, ब्रिटिशर्स वर्सेस आपके महाजी शिंदे। ओके, महाजी शिंदे किसकी ओर से यहाँ पे फेस कर रहे हैं इन चीजों को, मराठा की साइड से। ठीक है ना, मराठा की साइड से वो यहाँ पे क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे और ये बैटल भी जीते हैं। अब महाजी शिंदे किससे डायरेक्टली कनेक्टेड थे आपके, ऑब्वियसली बात है नाना से कनेक्टेड होंगे ना, नाना जी से। नाना जी इनकी हेड थे भाई। ओके, अब नाना फडणवीस ने यहाँ पे एक बात और बोली, नाना फडणवीस को पता चल रहा था कि ऐसे वॉर हुई है, ठीक है, और वो हमने जीती है, और एक ट्रीटी ऑफ वोंडीगांव साइन हुई है, और इस ट्रीटी ऑफ वोंडीगांव के बिहाफ पे क्या करते हैं, जो अपनी पूरी की पूरी टेरिटरी किन्होंने ब्रिटिशों ने अपना रखी थी वो उनसे वापस लेते हैं, और कहीं ना कहीं 41,000 रुपए का फाइन लगाते हैं। और इसके अलावा वो क्या करते हैं कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में क्या रघुनाथ राव को इन्होंने क्या दे रखा है, शेल्टर दे रखा है। किसने, बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने। और रघुनाथ राव किसका दुश्मन है आपका, नाना फडणवीस का है। नाना फडणवीस क्योंकि के नारायण राव की क्या थे, आर्मी के चीफ थे, अब वो तो उसी को सपोर्ट करेंगे। तो रघुनाथ राव इनडायरेक्टली किसका दुश्मन हुआ, नाना साहब का दुश्मन हुआ, राइट। अब नाना साहब ने एक चीज और बोली, जो रघुनाथ राव को अपने शेल्टर शरण दे रखी है यहाँ पे, इसको क्या करो, इसको जेल में डालो, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ कौन सी, ट्रीटी ऑफ वोंडीगांव। वोंडीगांव कब साइन हुई थी, 1779 में। ओके गाइस, अब रघुनाथ राव को जेल में डलवा दिया। यहाँ पे आगे चल करके एक बात और होती है कि ये जो ट्रीटी साइन हो रही है सारी की सारी किसके, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बीच में साइन हो रही है, और नाना फडणवीस यानी कि जो आपके महाजी शिंदे थे उन्होंने जीती थी, ठीक है ना, उनके बीच में साइन हो रही है। इस बात का पता चलता है वॉरेन हेस्टिंग को, और वॉरेन हेस्टिंग बोलता है ऐसा है कोई टीटीबीटी साइन नहीं हुई है, मैं इस टीटीबीटी को नहीं मानता हूँ, जो हेड ऑफिस में बैठा हुआ मैं बैठा हुआ, ओके, तो ये टीटीबीटी कुछ नहीं होगी, यहाँ मुझसे बात करो, अब मैं बात करूंगा आपसे। ओके, ये टीटीबीटी में कुछ नहीं मानता हूँ। ये किसने बोली, आपके वॉरेन हेस्टिंग ने बोली। तो गाइस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझ करके चलिएगा, क्वेश्चन भी आ सकता है कि वॉरेन हेस्टिंग ने किस ट्रीटी को मानने से इनकार किया था, किस ट्रीटी को कैंसिल किया था, वो थी आपकी ट्रीटी ऑफ वोंडीगांव 1779। ओके, और इसके बाद में क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग ने अपनी डायरेक्ट आर्मी कूच करा दी कैलकाटा रीजन से, किसके ऊपर, महाजी शिंदे के ऊपर, और महाजी शिंदे को यहाँ पे हरा दिया गया। महाजी शिंदे को इन्होंने हरा दिया, किन्होंने, ब्रिटिशों ने यहाँ पे हरा दिया। ओके, और हराने के बाद में एक नई ट्रीटी साइन कराई गई, किसके साथ में, नाना के साथ में, ट्रीटी ऑफ सैलबाई, ट्रीटी ऑफ सैलबाई, ठीक है ना, सैलबाई 1782 में। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सैलबाई साइन होती है दोबारा से ब्रिटिशर्स वर्सेस मराठों के बीच में, और इस ट्रीटी को इस वॉर को कौन जीते थे, आपके, मतलब जो इन्होंने लड़ाई करी थी, किसने, वॉरेन हेस्टिंग ने जाकर के अपनी पूरी आर्मी भेज दी थी इनके ऊपर, तो इसको ब्रिटिशों ने जीता था, जिसके बाद में नई ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ सैलबाई, जिसमें आपके ब्रिटिशर्स जीते थे। ये बात आपको याद करके चलनी है। ओके, और किसने, वॉरेन हेस्टिंग ने कौन सी ट्रीटी को मानने से इनकार किया था, किस ट्रीटी को कैंसिल किया था, ट्रीटी ऑफ वोंडीगांव 1779 को। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो रहा होगा गाइस। ब्रिटिशों ने बोला कि जो आपकी सेल्सिट वाला रीजन है ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, अब जो आपका ब्रोच वाला रीजन है, जो ब्रोच वाला रीजन है वो भी अभी हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है।
तो मराठों के पास में जो सैलसिड था और जो ब्रोच वाला रीजन था, ब्रोच वाला रीजन भी किसने ले लिया, ब्रिटिशर्स ने ले लिया। और एक बात और बोली यहाँ पे कि आपका जो भी पोर्शन आप मैसूर से जीते हो, ठीक है, जो भी पोर्शन आपको मैसूर से मिला है, देखिए यहाँ पे हमने मॉडर्न हिस्ट्री में कदम रख लिया है। और किसने, इन लोगों ने मिलकर के एक लड़ाई लड़ी थी, किसके, टीपू सुल्तान के खिलाफ में। टीपू सुल्तान को यहाँ पे हरा दिया गया था बेसिकली। और हराने के बाद में क्या किया था, टीपू सुल्तान की साइड से कुछ रीजन आया था जो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, निजाम, ब्रिटिशर्स और मराठों के पास में। यहाँ पे ब्रिटिशर्स इस लड़ाई के बाद में वही पोर्शन की बात कर रहे हैं जो इनमें आपस में बढ़ा था, कि जो मैसूर वाला रीजन आप लोगों को मिला है वो रीजन अब आप हमें ही देंगे, यानी कि ब्रिटिशर्स को ही देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कितने खतरनाक थे। इनको मिलाकर के किसको, टीपू सुल्तान को हराया था। टीपू सुल्तान को हराने के बाद में इनसे सारी सारी जो टेरिटरी आपस में बटी थी वो भी वापस ले ली, ठीक है ना। और एक और बात यहाँ पे बोली गई क्या, कि आगे चल करके आप बिल्कुल भी फ्रेंच का सपोर्ट तो नहीं करोगे। फ्रेंच का सपोर्ट हमें नहीं चाहिए, कि हमें ये नहीं पता लगना चाहिए कि मराठा आगे चल करके किसका, फ्रेंच का सपोर्ट कर रहे हैं। वो कि वहां पे कौन, हैदर अली की साइड से टीपू सुल्तान वगैरह फ्रेंच का सपोर्ट करते थे। ओके, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी इसका सपोर्ट करते थे, क्योंकि फ्रेंच के पास में टेक्निकल आर्मी, टेक्निकल और तरीके से वो अपनी चीजों को आगे लेकर के चलते थे। ठीक है, तो मराठा भी उस चीज को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे। अब जो माधवराव सेकंड है, यहाँ पे देखिए माधवराव सेकंड कौन है आपका, माधवराव सेकंड आपका नारायण राव का बेटा था। अब क्या होता है कि जो माधवराव सेकंड है उसको अगला पेशवा बना दिया जाता है। नारायण राव का जो लड़का था, कौन, माधवराव सेकंड, इसको अब अगला पेशवा बना दिया जाता है। और यहीं पर आपकी जो पहली, यहीं पर आपकी जो पहली मराठा वॉर है वो एंड हो जाती है। आगे का पोर्शन हम समझेंगे आपकी सेकंड मराठा वॉर्स में। ओके, आई होप कि गाइस आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। गाइस अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा गाइस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस, ठीक है ना, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब के साथ साथ में शेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको शेयर हमें चाहिए गाइस। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आगे तक हमारी बात नहीं पहुंचेंगे, और वो आप ही लोग पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना गाइस। तो शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर से हमें क्या करता है गाइस, मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि कि हमारी फैमिली इंक्रीज होती है, हमें अच्छा लगता है कि लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हमारी जो क्लासेस है उनको पसंद कर रहे हैं। Okay guys, well thanks for watching this video guys, and thanks for being with us, thanks for lots of love from your side guys. Well thank you, thanks a lot guys, thank you। ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ।